हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 मार्च और 8 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज दो महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक आज है दोस्तों भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एमजेटी एजुकेशन फैमिली की तरफ से। आई विश आप लोग इस होली को इस प्रकार से एंजॉय करो कि आपकी लाइफ में खुशियों से भर जाए पूरा का पूरा रंग। और इस बार जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका जरूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ये होली और आने वाली जो भी होली हो ये आपका और भी ज्यादा खुशहाल और रंग बिरंगी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। पहले अभी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की कोर में पांचवी परत के अस्तित्व की पुष्टि की है और इसमें बताया है कि लोहा और निकल का ही मात्रा है, लेकिन और ज्यादा सघन मात्रा में है। ये मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है। इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। ठीक है, मऊगंज मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? 53वां। संतोष ट्रॉफी का खिताब कर्नाटका ने जीत लिया है। 54 वर्षों के बाद इसने अपना चौथा खिताब जीता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर एक बार फिर से मीराबाई चानू चुनी गई हैं। ये लगातार दूसरे वर्ष चुनी गई हैं। सज्जन सिंह यादव, इन्होंने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नाम की बुक लिखी जिसका विमोचन किया डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये बुक लिखा किसने है? ये याद रखना, सज्जन सिंह यादव ने। अगला, आगरा जो है 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया। आगरा आपको याद होगा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लागू करने वाला ये पहला शहर भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। और शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के आईआईटी और आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की फैकल्टी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए साथी नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और अभी एडेना वायरस, इसके मामलों की पुष्टि हुई है पश्चिम बंगाल में, जिससे 36 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और उड़ीसा के 3 जिलों में देवगढ़, मयूरभंज और केंदुझोर, यहाँ पर सोने के विशाल भंडार पाए गए हैं। इसकी पुष्टि हुई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां जन औषधि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों मनाया गया 7 मार्च को। वैसे 1 तारीख से ही ये मनाया जा रहा है, 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में पूरे देश भर में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है क्या? भारतीय जन औषधि परियोजना है क्या? इस परियोजना के तहत दोस्तों होता क्या है कि जेनरिक जो मेडिसिन होती हैं, जो जन औषधियां होती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। जेनरिक मेडिसिन क्या है? जेनरिक मेडिसिन बेसिकली जो भी मेडिसिन होती हैं उनका जेनरिक फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बारे में अवेयरनेस फैलाना इसका मकसद होता है। देखो, जेनरिक मेडिसिन एक प्रकार की समझ लो कि मेडिसिन वो भी हैं, लेकिन वो बेसिक वो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के द्वारा बनाई गई तैयार की गई दवाइयां हैं जो बेसिक नीड होती है किसी बीमारी के लिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपको बुखार है, बुखार के लिए जो बेसिक जो नीड होगी केमिकल्स की, उसके लिए एक फॉर्मूला होगा। और वो फॉर्मूला जो होगा, उस फॉर्मूले से जो बेसिक लेवल की जो दवाइयां बनाई जा सकती हैं बिना किसी टैक्स, बिना किसी इधर उधर ब्रांडिंग के, जो बेसिक दवाइयां बनाई जा सकती हैं, उस दवाइयों को प्रमोट करने के लिए ये मनाया जाता है। उसी बेसिक दवाइयों को जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, अब वही होता क्या है, फॉर्मूला वही रहता है। कंपनियां अपने अपने नाम से, अपने अपने ब्रांड से उसको उसकी पैकेजिंग करती हैं, उसके बाद बढ़ा करके इतने महंगे महंगे दामों में वो बेचती हैं। लेकिन यहां पर सरकार का मानना है कि अगर जेनरिक मेडिसिन लोगों तक पहुंचे तो ये लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा सस्ती मिल सकती हैं, जो कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। देखो, ये जो मेडिकल सिस्टम है ना, ये आधा से ज्यादा तो चलता है विश्वास पर, ट्रस्ट पर। मतलब किसी को किसी डॉक्टर की दवाइयां सूट करती हैं, किसी को किसी की सूट करती हैं, मतलब लोग यहाँ पर ये टेंडेंसी बना करके रखते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पर लोगों को ये समझाना कि भाई दवाइयाँ ये डॉक्टर नहीं बनाता है, दवाइयाँ तो कंपनियां बनाती हैं, डॉक्टर तो आपको सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप जेनरिक की तरफ जाओगे, जेनरिक मेडिसिन की तरफ, तो आपको सस्ती मिलेंगी, आपका बहुत बड़ा बजट बचाया जा सकता है। तो इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है और ये इस बार 5वीं बार मनाया जा रहा है। ठीक है, जन औषधि चीप एज वेल एज गुड, यानी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ये थीम के साथ ये मनाया गया।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में ही लागू की गई थी, लेकिन इसको अब जोर शोर से प्रमोट किया जा रहा है। वर्तमान में बात करें तो 9082 पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र हैं, जहां पर आपको जेनरिक मेडिसिन मिल सकती हैं। अगला है, भारत का नया लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, भारत को एक नया सीजीए मिल गया है। एसएस दुबे भारत के नए सीजीए होंगे। सीजीए बोले तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देखो, ये सीजीए क्या होता है और एक होता है कैग। ये कैग क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो पहले तो इनको देख लो, एसएस दुबे जी ये हैं, ठीक है। और ये 1989 बैच के सिविल अकाउंट सर्विसेज के ये ऑफिसर रहे हैं। तो इनको नियुक्त किया गया है इस पद पर, ठीक है। ये होंगे लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए। अब जो सीजीए एक होता है, सीजीए आपने सुना है, और एक आपने सुना है कैग यानी कि सीएजी। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, जो सीजीए होता है, इसका काम ये होता है कि जो केंद्र सरकार है वर्तमान में, उसके लेखा मामलों की को सलाह देना, यानी साथ ही साथ उनके अकाउंट्स की तैयारी, जमा पूंजी, राजकोष को कैसे कंट्रोल करना है, आंतरिक लेखा जोखा क्या करना है, इसका निरीक्षण करना, ये सब चीजें इसका काम होता है, ठीक है। लेखा मामलों का ये प्रमुख सलाहकार कह सकते हैं केंद्र सरकार का। और जो ये कैग होता है यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं कि महालेखा परीक्षक, ठीक है। महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं, इसका काम ये होता है कि संसद के द्वारा जो संसद में जो बजट पेश किया गया है, कि होता नहीं कि इतना इस बार खर्च करेंगे, वो बजट कहाँ कहाँ पर खर्च किया गया, उस बजट से बढ़कर के कितना खर्च किया गया या उससे अंदर में कितना खर्च किया गया, कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ, किनको किनको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, राज्यों को कितना दिया गया, राज्य विधानसभाओं में या संसद के सदस्यों में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इन सब का लेखा जोखा जो परीक्षण करता है, जांच करता है, उसका वो होता है कैग, ठीक है। वो कैग का काम होता है। और यहाँ पर सीजीए का काम ये होता है, ये केंद्र सरकार का ये जो खातों को मैनेज करना, लेखा जोखा जो होता है मैनेज करना, उनको सलाह देना, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इस टाइम की गवर्नमेंट जो सीजीए हैं, इनसे ज्यादा खुश नहीं रहती हैं। आप देखो, पिछले 2 से 3 सालों में मैं आपको कहूँ कि 4 तो लगभग बदल ही गए हैं, मुझे लग रहा है 2 से 3 सालों में। तो और वहीं कैग तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने ही हुए हैं। तो यहाँ पर देखो आप 28वें नंबर के ये बन गए हैं, और कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर के हैं अभी तक, ठीक है। तो फिलहाल एक बार फिर से चेंज किया गया और एसएस दुबे को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन किया गया दोस्तों केरल में। देखो, फ्रिंजेक्स जो है ना, ये एक्चुअली में ठीक वैसे ही बना है जैसे आपको बताते आया हूं कि दो देशों में जो सैन्य अभ्यास होता है, नाम बड़ा सोच समझ कर रखा जाता है। ये जो फ्रिंजेक्स है, इसमें आप देखो ध्यान से, एफ आर से होता है फ्रांस, फ्रांस, आई एन से होता है इंडिया, ठीक है, और जे फॉर हुआ ज्वाइंट यानी कि संयुक्त जिसे कहते हैं, और ई एक्स से होता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो चलिए, अब ये शुरू हो चुका है 2023, 23 का मतलब 2023। तो ये फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जो कि 2023 में हो रहा है। कहां पर? केरल में होगा, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023 टू कमेंस एट तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम केरल में होगा, ठीक है, 7 से 8 मार्च को। अच्छा, एक चीज और, भारत और फ्रांस के बीच में ना और भी अभ्यास होते हैं, जैसे वरुण, गरुण, ठीक है, और शक्ति भी होता है। इसके अलावा अब ये फ्रिंजेक्स भी। तो 4 सैन्य अभ्यास तो भारत और फ्रांस के बीच में याद रखेंगे। पिछले कुछ सैन्य अभ्यास हुए हैं, जैसे त्रिशाकरी प्रहार, ये पूछा जाएगा आपसे। ये भारतीय सेना ने उत्तर बंगाल में किया, ठीक है। वैसे पश्चिम बंगाल मैंने आपको एक और बताया था, त्रावण शक्ति कोर, ठीक है, त्रावण शक्ति, त्रावण शक्ति, एक एक्स त्रावण शक्ति हुआ था, एक्सरसाइज त्रावण शक्ति, ये पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। चक्रवात वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत और मिस्र के बीच में हुआ, उदयपुर राजस्थान में। काजिंद भारत कजाकिस्तान के बीच में होता है, इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, काजिंद, ठीक है ना। तो कजाकिस्तान इंडिया, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, मेघालय के उमरे में हुआ। संगम, संगम इस बार हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, गोवा में, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार भी होता है, युद्ध अभ्यास होता है, और अभ्यास 01 हुआ था अभी, ठीक है ना। और इसके बाद ये संगम ले लो, ठीक है। इसके अलावा, अच्छा, अब ये भारत फ्रांस वाला आपने याद किया, कौन कौन सा याद किया, कि वरुण, वरुण, गरुण, शक्ति,
ठीक है, यहीं से मैं लिंक करके आपको बताऊंगा। अभी देखो, भारत भारत और फ्रांस के बीच में ये है ना, वरुण, गरुण और शक्ति। गरुड़ से आप ले लो, गरुड़ और गरुड़ को में शक्ति भी जोड़ दो, तो यहां से हो जाता है गरुड़ शक्ति। और गरुड़ शक्ति जो होता है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। किसके किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, काफी चीजें बताने का कोशिश करूंगा मैं। अब देखो, यही शक्ति से ना एक और जोड़ो, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है? ये मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, और मित्र शक्ति से यही मित्र निकाल लो, ये टर्म निकाल लो, मैत्री। मैत्री, मैत्री सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में। इसके अलावा मैंने आपको पिछले दिनों में जापान के बारे में बताया। एक तो धर्म गार्जियन होता है, धर्म गार्जियन, ठीक है ना। धर्म गार्जियन क्या था, मैंने आपको बताया था ना, मिलिट्री के बीच में होता है, थल सेना के बीच में, भारत और जापान के, भारत और जापान के। और अब इसी के नाम से वीर गार्जियन एक शुरू किया गया है, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन। ये भारत और जापान के बीच में ये भी होगा, और ये वायुसेना का होगा। इसके अलावा भारत जापान के बीच में एक जिमेक्स होता है, जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम ये नौसेना के लिए, ये तो तीन सेनाओं की हो गई। इसके अलावा भारत और जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये सब मिलकर के मालाबार करते हैं, मालाबार। और मालाबार को मैंने आपको बोला था ना, क्वाड आप बोलेंगे, क्वाड कंट्रीज के बीच में ये होता है एक्सरसाइज। ठीक है, ये सभी प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, और अगर इन सबको इसी तरीके से, इसी चेन में अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल अभियान शुरू किया? तो इसे शुरू किया है आरबीआई ने। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चाहती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक डिजिटल भुगतान को इसका यूजर बन जाए, ठीक है, डिजिटल पेमेंट का यूजर बन जाए, क्योंकि डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है आरबीआई। और आरबीआई चाह रहा है कि लोग जो कैश है, जो नकदी है, वो कम से कम यूज करें और डिजिटल करेंसी ज्यादा यूज करें। तो इसके लिए जगह जगह पर कैंपेनिंग की जा रही है, और यहाँ पर भी एक कैंपेन इसी तर्ज पर शुरू किया गया है, हर पेमेंट डिजिटल अभियान। ठीक है, इसका थीम या विषय रखा गया है, डिजिटल भुगतान को अपनाएं और दूसरों को भी सिखाएं। मतलब आप भी अपनाएं और अपने साथ साथ वाले लोगों को भी समझाएं कि कैसे डिजिटल पेमेंट किया जाए। आने वाले टाइम पर ई रूपी लॉन्च करने वाला है आरबीआई, जो कि एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट होने वाला है। आरबीआई के बारे में अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आगे चल करके इसे 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। बहुत दिन हो गया इस चीज को रिवाइज नहीं करवाया मैंने। 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। पहले इसके गवर्नर हुए ओसबॉर्न स्मिथ। कौन हुए? ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ। और इसके पहले भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सीडी देशमुख। वैसे सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर तो हैं ही, अभी इन्हीं के नाम पर मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नाम बदला गया है। ठीक है, सीडी देशमुख जी के नाम पर कर दिया गया है मुंबई में चर्च गेट स्टेशन का नाम बदल करके। ये भी याद रखेंगे। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। 1 रुपए की नोट को छोड़कर भारत के जितने भी करेंसी होती है उसकी छपाई आरबीआई के द्वारा की जाती है। 1 रुपए के नोट ये वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी किए जाते हैं, और वित्त सचिव के इस पर हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के। 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे? 24वें नंबर के थे उर्जित आर पटेल, जिनके टाइम पर हुई थी नोटबंदी। उनसे पहले थे 23वें नंबर के, कौन? रघुराम राजन। ठीक है, आगे। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो देखो, यहां पर एक रिपोर्ट आई है वी डैम के द्वारा। वी डैम के द्वारा मतलब आपको जान करके हैरानी होगी इस रिपोर्ट के बारे में सुन करके। इन्होंने बताया कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत है 108वें स्थान पर। भारत चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, देखो एक होता है डेमोक्रेसी इंडेक्स जो EIU के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है ना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। उसमें भारत है 46वें स्थान पर। ठीक है, याद रखना, भूलना मत, ये पूछा जाएगा। यही सबसे ज्यादा इनफैक्ट पूछा जाता है। इन पर तो बहुत ज्यादा विवाद ही खड़े रहते हैं। मैं कारण भी अभी आपको बताऊंगा। वी डैम के द्वारा ये इंडिया ने ये रैंकिंग जारी की गई, और इसमें इंडिया को 100वें पायदान से और नीचे गिरा करके 108वें पर कर दिया है। इन्होंने बताया है
कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में यानी कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर है। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स भी कहते हैं। वीडैम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। वीडैम इंस्टीट्यूट ये वही इंस्टीट्यूट है जो जॉर्ज सोरोस है ना, जॉर्ज सोरोस, अभी आपने इनका नाम सुना होगा। रिसेंटली ये चर्चे में आए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर कमेंट करने के लिए। ठीक है, कमेंट करने की वजह से ये चर्चे में आए थे, इनको खूब घेरा गया था। तो ये जॉर्ज जो सोरोस हैं, इन्हीं के द्वारा ये फंडेड इंस्टीट्यूट है और इसी ने ये जारी किया है। भारत को तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर, यहाँ तक कि नाइजीरिया जैसे देशों से भी बहुत पीछे कर रख दिया गया है। मतलब आप सोचो, नाइजीरिया वगैरह में हालत ऐसी रहती है, वहां पर ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी ठीक ठाक है, भारत की और ज्यादा गड़बड़ है। फिलहाल डेनमार्क इसमें टॉप पर है, स्वीडन दूसरे पर और नॉर्वे तीसरे पर है। अच्छा, फिर से चलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस की। वैसे मैं जान रहा हूँ वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी आज की, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो हमने बताया था उस दिन कि 180वें स्थान पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें स्थान पर है भारत। 136वें पर खुशहाली सूचकांक में है और 135वें पर दो सूचकांक में है। कौन कौन से? ग्लोबल जेंडर गैप में और इसके बाद शांति सूचकांक में। फिर 132वां नंबर आता है हम लोग का किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यूएन के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद 120वां स्थान आप याद रखेंगे, ये भी यूएन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में है हम लोग। ठीक है, इसके बाद 107वें स्थान पर हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है, 107 पर। यहीं पर अब 108 डाल लीजिएगा, 108 डाल लीजिएगा किसमें? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, लेकिन वीडैम के द्वारा जारी की गई चुनावी लोकतंत्र के सूचकांक में। ठीक है, इसके नीचे अगर आप आओगे 50वें नंबर पे हम लोग दो चीजों में हैं फिर से अगेन। एक तो है हम लोग इस पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और एक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, दोनों में 50वें नंबर पर है। 41वें नंबर पर है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, और इसके बाद 37वें नंबर पर है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, और 8वें नंबर पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ऑफर का फायदा उठा लीजिए, आज आखिरी दिन है। 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है, आप भी इसका फायदा उठाइए। और जो भी हमारे रनिंग बैचेज है इनको ज्वाइन करिए। अभी पिछले 2-3 दिनों से इस पर वीडियोस नहीं आ रही हैं कोर्सेज में, क्योंकि अभी होली चल रहा है। ठीक है, छुट्टियां हुई हैं, होली के बाद फिर से ताबड़तोड़ क्लासेस शुरू हो जाएंगी कोर्सेज में, बैचेज में, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यूज कीजिएगा होली80। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है परचेज करने में, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी इसे परचेज कर सकते हैं, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको आपकी हेल्प की जाएगी। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से परचेज कर लेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बहुत सारी हमारी ई बुक्स वगैरह भी हैं, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस राज्य के लिए डाक विभाग का एक अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक लॉन्च किया? तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अभी सिक्किम में डाक विभाग के द्वारा एक अनूठा कवर जो शुरू किया गया है, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, इसको लॉन्च किया है। ये दोस्तों शुरू तब किया गया है जब सिक्किम को लंदन के द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिल चुका है। यानी कि अभी तक जो मैं आपको बताता ही था कि ये सिक्किम जो है ये भारत का पहला राज्य बना था, दुनिया का पहला राज्य बना था जैविक खेती को अपनाने वाला। इसको अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सर्टिफाइड भी कर दिया गया है। तो इसके द्वारा याद रखिएगा कि जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुका है सिक्किम को। सिक्किम जैविक खेती, पूर्णतया जैविक खेती, 100% जैविक खेती करने वाला ये इकलौता राज्य है, दुनिया का पहला राज्य है। ठीक है, सिक्किम भारत में जो कि स्थित है। तो डाक विभाग ने इस पर एक अनूठा कवर लॉन्च किया, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सिक्किम के 4 मंत्रियों के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया है। सिक्किम देख लो मैप में, गंगटोक इसकी कैपिटल होती है, सिक्किम यहाँ पर पड़ता है। सिक्किम ये 22वां भारतीय राज्य बना था। ठीक है, इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था, 36वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत। ठीक है, और 16 मई 1975 को ये भारत से ऐड हुआ था। ठीक है, अच्छा मैं इस पर आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, आप सर्च कीजिएगा, द लिबरल हिंदू करके एक चैनल है, उस पर सिक्किम की पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे सिक्किम को भारत में ऐड किया गया। ठीक है, और पूरा रा का उसमें जो रोल रहा वो पूरा बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखिएगा। ठीक है, द लिबरल हिंदू नाम से आपको सर्च करना है, काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं वो। फिलहाल यहाँ पर आप सिक्किम देख लिए,
और प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये यहाँ के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से सीएम हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं। सिक्किम केवल एक भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो है पश्चिम बंगाल। ओके, और बाकी झीलों की अगर बात करें तो यहाँ पर चांगू झील है, खेचो ओपलेरी झील है। नेशनल पार्क पूछा जाता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क यहाँ पर है। कंचनजंगा नाम से पीक भी है और वो पीक दुनिया की तीसरी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसके अलावा नाथुला दर्रा, जेलपला दर्रा, ये दो पासेस भी यहाँ पर है, बहुत ही मशहूर हैं। विधानसभा में सीटें यहाँ पर 32 हैं और मैंने आपको उस दिन याद भी कराया था कि 32 यहाँ का याद कर लीजिएगा और असम का 126 याद कर लीजिएगा। बाकी सभी जो भी यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट हैं, सब में 60-60 सीटें हैं। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर और है मिजोरम, जहां पर 40 है, बाकी सब में 60 है। क्लियर, चलिए तो फिलहाल आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे घोषित किया? तो सेवलॉन इंडिया के द्वारा सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर। आपने अभी तक ब्रांड एम्बेसडर सुना था, ये हैंड एम्बेसडर क्या होता है? हैंड एम्बेसडर सेवलॉन इंडिया ने बनाया है, इसमें ये कि सचिन तेंदुलकर का केवल हाथ ही यूज करेंगे, चेहरा भी नहीं, केवल हाथ यूज करेंगे और हाथ ये प्रमोट करेंगे लोगों को हाथ धुलने के लिए, मतलब कि धुलने के लिए सेवलॉन इंडिया का साबुन यूज करें। ठीक है, तो हाथ की स्वच्छता के महत्व को बताने के लिए ये किया गया है। सेवलॉन इंडिया आईटीसी लिमिटेड की ही एक प्रोडक्ट है सेवलॉन के द्वारा, जो साबुन वगैरह हैंड वॉश वगैरह जारी करती है, लॉन्च करती है। ठीक है, तो ये दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर टाइप के है, ये भी समझो। अगला, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई द्वारा जारी ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा किसे मिला? तो ये दर्जा मिला है तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा को। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट ये है तमिलनाडु में, कहां पर? तमिलनाडु में है, और ये एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। किसमें? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के मामले में ये 2 मिलियन से कम यात्रियों वाले एयरपोर्ट की लिस्ट में टॉप पर आया हुआ है। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक रीजन याद रखिएगा और 2 मिलियन से कम यात्रियों वाली लिस्ट याद रखिएगा। ठीक है, जारी किसके द्वारा किया गया? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। आगे, हाल ही में विमोचित पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा, इस पुस्तक को किसने लिखा? इस पुस्तक को लिखा है पी ज्योतिमणि ने और जी बालन ने। इन दोनों ने मिल करके ये पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये बुक रिलीज फंक्शन आयोजित किया गया। पी ज्योतिमणि जो है ये मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और प्रोफेसर जी बालन जो है ये तमिलनाडु के पचियप्पा कॉलेज में इतिहास के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं। तो दोनों ने रिटायरमेंट के बाद बैठ करके ये बुक लिखी हुई है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा। ये बुक याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो, जो भी इंडिपेंडेंस को लेकर के बुक लिखी जाती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट की, अच्छा एक चीज और मैं जानता हूँ, ठीक है आज होली मना रहे हैं सब लोग, लेकिन जो CHSL वाले स्टूडेंट हैं वो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम्स लगा हुआ है, कल से ही शुरू है। तो CHSL के लिए मैं एक प्लेलिस्ट आपको दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर। वो प्लेलिस्ट में क्या होगा, जो CHSL एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो वीडियोज की प्लेलिस्ट मैं आपको एक साथ करके एक ही जगह पर दे दूंगा। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि लास्ट टाइम में आपको क्या क्या चीजें देख करके जानी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊं, प्रमुख वाद्य यंत्र, ठीक है, इसके अलावा जैसे फीफा की कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सी ट्रिक आपको देख करके जानी है, कौन सी चीज है, मतलब लास्ट टाइम पर आप वीडियो देख लोगे अगर लास्ट दिन में, तो आपका वो चीज मिल जाएगा। तो ये सारी चीज जो आपको अलग अलग तरह से कभी कभी बना करके मैं दिया हुआ हूँ वीडियो, लेकिन वो ढूंढने में दिक्कत आती है, वो सब मैं आपके लिए करके ग्रुप में भेज दूंगा। तो CHSL वाले स्टूडेंट इसको पढ़ करके जाना, आप समझ लो कि लास्ट टाइम पे कम कुछ नहीं तो 20 से 30 नंबर तो आप बना ही लोगे, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपका इसी से बन जाएगा, इसी प्लेलिस्ट से। ठीक है, चलिए आगे। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो देखो, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये सीजन का होता है पहला रेस, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स सीजन का पहला रेस होता है फार्मूला 1 का, और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। टोटल अगर साल भर में देखा जाए ना, तो टोटल होते हैं 23 के आसपास, 23 या 24 के रेसेस के आसपास होते हैं, 23 होते हैं वैसे। 23 में से अगर पिछली बार बात करें 2022 में, तो 23 में से अकेले भाई साहब मैक्स वर्स्टैपेन ने 15 जीता था पिछली बार, और इन 23 में एक तो रद्द भी हो गया था, मतलब एक कैंसिल कर दिया गया था, रशियन ग्रैंड प्री, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा था, इस वजह से वहां पर रेस नहीं हुई, रशियन ग्रैंड प्री नहीं हुई।
लेकिन बाकी जो हुई 22 रेसेस जो हुई उसमें से 15 अकेले मैक्स वर्स्टैपेन ने पिछली बार जीता था और इस बार भी ये पहली रेस जीत चुके हैं। वैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये अपनी लाइफ में पहली बार जीते हैं, यानी शुरुआत जीत से किसी भी सीजन में ये पहली बार किए हुए हैं मैक्स वर्स्टैपेन। नीदरलैंड की ये खिलाड़ी हैं और रेडबुल के ये टीम के ड्राइवर हैं। ठीक है, नीदरलैंड के रहने वाले हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं। क्लियर। वैसे पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, फार्मूला 1 रेस किसने जीती है, तो आप बताएंगे लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन 100 से ज्यादा रेस जीतने वाले भी एक इकलौते ये खिलाड़ी हैं। लुइस हैमिल्टन जो हैं ये 100 से ज्यादा रेस जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं पूरे इस ब्रह्मांड के, दुनिया के F1 रेस जीतने वाले। चलिए, ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अब आप सभी लोग अच्छे से मेहनत से तैयारी करो। जो CHSL वाले हैं खास तौर से वो लोग तैयारी करते रहें। इस बार होली नहीं मना पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार धूमधाम से मनाना है आपको। इस बार आप एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद अगली बार अच्छे से मनाइएगा। अगर आप लोग वीडियो कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप इनमें से ले सकते हैं वीडियो कोर्सेज। ठीक है, और लास्ट डे का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 2023 में भारत किस इवेंट का आयोजन करेगा, तो SCO, क्वाड, G20 ये सब का सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा। ठीक है, इसके अलावा फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। आज आपको क्या बताना है, एशियाई शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इसके अलावा किस प्रसिद्ध टूर्नामेंट का संबंध फुटबॉल से है। बाकी के जो संबंध है वो, बाकी के जो टूर्नामेंट है उनका संबंध किससे किससे है ये भी बताइएगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इसकी क्विज PDF आपको सब कुछ मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। मैं मिलूंगा अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।